चैप्टर है, तो आई विल बिगिन विद द सॉल्यूशंस, राइट, लेट्स बिगिन। चलो शुरू करते हैं। तो देखो बोर्ड में ना आंसर्स लिखने के लिए आते हैं, तो थ्योरी लिखना आपको आना चाहिए। तो सोल्यूशन हम किसे कहते हैं? सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। अब होमोजीनियस का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस का मतलब है कि आंख से देख के पता ना चले कि कुछ मिक्सिंग हुई है, मतलब मिक्सिंग होने के बाद आपको समझ में ना आए, दैट इज होमोजीनियस, राइट। सो बेटा कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ये पूरी डेफिनेशन आप लिखोगे अच्छे नंबर के लिए, राइट। पहले आपने लिखा व्हाट इज अ सॉल्यूशन, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। क्या मीनिंग क्या है होमोजीनियस का? Composition and properties are uniform throughout the mixture. Generally, solution has two components, solute and solvent. Solvent किसे कहते हैं हम? The component that is present in the largest quantity. बेटा जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होगा that will be called solvent. Solute हम किसे बोलेंगे? Substances which are dissolved. देखो एक भी सोल्यूट हो सकता है, एक से ज्यादा भी सोल्यूट हो सकता है। तो मान लो कि ये आपका सोल्यूशन आप बना रहे हो, सबसे पहले आपने इसमें सॉल्वेंट फिल कर लिया। अब इस सॉल्वेंट के अंदर बेटा आप जितने भी सब्सटेंस डिसॉल्व करोगे, ये जो सब्सटेंस आप डिसॉल्व करोगे दैट विल बी कॉल्ड सॉल्यूट। अच्छा मेरे एक सवाल का यहाँ पे जवाब दोगे, किसका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का? क्योंकि आगे काम आएगा, तो चैट में बता देना, क्योंकि आगे जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो ये चीज काम आएगी, ऑस्मोसिस पढ़ोगे तो ये चीज काम आएगी, राइट। चलिए आगे चलते हैं। सो मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। बेटा बहुत सारे मेथड हैं, जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बोला आज के सेशन में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द 12th बोर्ड कवर करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ेंगे। पहले कंसंट्रेशन कहते किसे हैं? The amount of solute present in the solution is calculated as concentration of a solution. कितना solute मिलाया गया है solution के अंदर, that is called concentration, right? There are many ways by which we can describe the concentration. आवाज मेरी आ रही है ना? बताते रहना बेटा। हाँ, तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम concentration बता सकते हैं, जैसे कि पार्ट्स पर मिलियन, ppm। हाँ जी, मिलियन का मतलब कितना होता है? मिलेनियर बनना है सबको, बताइए मिलियन का मतलब कितना होता है? बेटा मिलियन का मतलब होता है, व्हाट इज मिलियन? मिलियन इज 10 to the power 6, राइट। व्हाट इज मिलियन? इट इज 10 to the power 6। तो देखिए व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, जब ट्रेस का मतलब होता है बहुत छोटू अमाउंट, छोटा सा इतू सा अमाउंट। तो अगर आपका सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है बच्चे, और उसमें जो सोल्यूट है ना वो बहुत ही कम है, जैसे कि पानी है ना, पानी देखो सबको पता है पानी प्योर नहीं है, पानी के अंदर कुछ डिजोल्व सॉल्ट्स है ना। हम सी वाटर निकाल रहे हैं या रिवर का भी पानी ले रहे हैं, या कितनी भी प्योर से प्योर सोर्स से आप पानी लोगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ सॉल्ट है, लेकिन वो सॉल्ट बहुत ही कम क्वांटिटी में है बेटा। तो उसको हम कहते हैं ट्रेस क्वांटिटी। बहुत कम क्वांटिटी में वो सॉल्ट है, ट्रेस क्वांटिटी में वो सॉल्ट है, ठीक है। तो अगर कोई चीज ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। 1 ppm इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलीग्राम ऑफ अ सॉल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। देखो आप परसेंट पढ़ते हो, आप लोग सब परसेंट पढ़ते हो, और परसेंट आपको निकालना भी आता है, क्योंकि सेंट का मतलब होता है 100। तो जब आप परसेंट निकालते हो, जब आप परसेंटेज बाय मास निकालते हो, तो आप कर देते हो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई कितने से करते हो बेटा? 100, क्योंकि सेंट का मतलब क्या होता है? 100। लेकिन जब आप ppm निकालोगे बेटा, ध्यान से फॉर्मूला समझना, तो भी आप सेम चीज ही लगाओगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और बेटा मल्टीप्लाई किससे करोगे? मिलियन, और मिलियन का मतलब कितना? 10 to the power 6, राइट। मिलियन का मतलब कितना? 10 to the power 6, राइट।
तो पीपीएम और परसेंटेज में बस इतना सा अंतर है कि बेटा सेंट का मतलब होता है 100, तो मल्टीप्लाई करना है 100 से। मिलियन का मतलब 10 टू द पावर 6, तो मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर 6 से। क्लियर है ये बात? पक्का? आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला है बेटा मोल फ्रैक्शन। बच्चे मोल फ्रैक्शन देखो, सॉल्यूट को हम लिखेंगे बी से, सॉल्वेंट को हम लिखेंगे ए से। इस पे ज्यादा थ्योरी लिखने नहीं आती, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फॉर्मूला याद करो। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से। फॉर्मूले पे ध्यान देना क्योंकि थ्योरी नहीं आती, क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो उसको आप डिनोट कर दो एक्स बी। ये हो जाएगा बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फ्रैक्शन का मतलब होता है कि टोटल से हमेशा डिवाइड कर दो, तो टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, फ्रैक्शन मींस कि टोटल से डिवाइड कर दो। तो एक्स बी विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप निकालोगे इन अ सिमिलर वे, अगर आप फाइंड करोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइटिंग समझ में आ रही है, एक्स ए, तो इट विल बी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है बेटा, एक बार दोनों का सम करना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है। जब आप दोनों मोल फ्रैक्शन का सम करते हो, एंड इट विल बी एक्स ए प्लस एक्स बी विल बी इक्वल टू 1। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। देखो आज की क्लास में हम टॉपिक्स करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब आज आप टॉपिक्स रिवाइज कर लोगे तो कल की क्लास में हम क्वेश्चन करेंगे। आपको पता है आज भी एक मैराथन है, कल भी एक मैराथन है, आपकी फुल टू प्रिपरेशन हो जाएगी 12th बोर्ड के लिए। बस आप ये दोनों मैराथन बैक टू बैक अटेंड कर लो। नेक्स्ट मोलैरिटी। मोलैरिटी का डेफिनेशन लिखने के लिए पूछ लिया जाता है 1 नंबर में, तो क्या लिखेंगे? मोलैरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बेटा सिंबल क्या है मोलैरिटी का? बच्चे सिंबल है कैपिटल एम। बेटा फॉर्मूला क्या बना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको आप एन बी लिखोगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो V इन लीटर। तो वी कैन ऑल्सो राइट कि मोलैरिटी इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी लीटर। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से एन बी आ जाता है मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी इटसेल्फ और मोलैरिटी से मोल्स निकालना, दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी। बेटा मोलैलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम। देखो ना, अंतर देखना, वहां पे वॉल्यूम के टर्म्स में था, यहाँ मास के टर्म्स में। वहां बेटा सॉल्यूशन था, यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट है, यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट है। मोलैलिटी को आप डिफाइन करोगे, डिनोट करोगे स्मॉल एम से, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम एन बी लिख सकते हैं, बी मीन्स सॉल्यूट, और केजी ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट को हम डब्ल्यू ए लिख सकते हैं, डब्ल्यू ए इन केजी। बस इसको केजी में करना याद रखना। सो मोलैलिटी विल बी इक्वल टू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, और ये बेटा केजी में होना चाहिए। सो दिस इज मोलैलिटी। चले आगे, रिवीजन हो रहा है, ठीक है। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। अब बेटा हम सोल्यूशन पे आ गए। देखो हमने पीपीएम, मोलैरिटी, मोलैलिटी, तीनों कंसेंट्रेशन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों कवर अप हो गए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। देखो क्या होता है, अगर आप एक लिक्विड लोगे और उसके अंदर कोई गैस डिसॉल्व कर दोगे, मान लो ये पानी है और पानी के अंदर आपने कौन सी गैस डिसॉल्व कर दी, यहाँ से
एक गैस का सोर्स आप लेके आए CO2। तो अगर आप पानी के अंदर CO2, ये एग्जाम्पल मैंने लिया क्योंकि यू कैन रिलेट, बेटा सोडा वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, राइट, ये सब में पानी के अंदर CO2 डिजॉल्व है, तो इसे कहते हैं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ओके, solubility of a gas in a liquid is determined by several factors in addition to the nature of gas। सबसे पहले तो solubility डिपेंड करेगी nature of gas। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगी, एक पर्टिकुलर नेचर की गैस एक पर्टिकुलर लिक्विड में ही डिसॉल्व होती है। इसके अलावा बेटा टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द सिस्टम पे भी गैस की solubility डिपेंड करती है। तो अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं कि गैस की सॉल्युबिलिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो बताओ क्या लिखा जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड के नेचर पे बेटा। दूसरा टेम्परेचर, मेरे राइट हैंड में ही चोट लग गई है तो मुझसे थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, इसलिए राइटिंग समझते जाना। और तीसरा प्रेशर, प्रेशर, राइट। सो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर, इन पर गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब वन बाय वन देखेंगे कैसे प्रेशर पे डिपेंड करती है, कैसे टेम्परेचर पे। देखो, एक लॉ है जिसे हम हेनरीज लॉ कहते हैं, और हेनरीज लॉ ये बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो हेनरीज लॉ आपको ये बताएगा कि गैस की सॉल्युबिलिटी प्रेशर से कैसे डिपेंड करती है, राइट। देखिए, हेनरीज लॉ कहता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। हेनरीज लॉ, द लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रख रहे हो, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी अबव द सरफेस। देखो, अगर ये लिक्विड का सरफेस है तो इस सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा गैस का पार्शियल प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी इस लिक्विड में, राइट। या फिर हेनरीज लॉ को ना इसका उल्टा भी लिखा जाता है, हेनरीज लॉ को ना इसका उल्टा भी लिख देते हैं। कैसे? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। जितनी ज्यादा गैस इसमें डिसॉल्व होगी उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। कभी आपने कोल्ड ड्रिंक देखा है? कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में जितनी गैस भरी होगी वो उतना बाहर निकलने के लिए प्रेशर लगा रही होगी, राइट। तो जितनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही होगी। बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखोगे, अगर 2-3 नंबर में पूछा जाता है तो मैथमेटिकली भी लिखोगे इसको। और मैथमेटिकली क्या लिखोगे? प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉल्युबिलिटी। जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतना ज्यादा प्रेशर। और कैपिटल X सॉल्युबिलिटी किस टर्म्स में है? कैपिटल X जो है वो किस कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्युबिलिटी है? याद करो, अभी अभी पढ़ा है, अभी मैंने आपको बताया है कि कैपिटल X यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन के लिए। अब यहाँ पर KH क्या होता है? व्हाट इज KH? बेटा KH एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट, या हेनरीज कांस्टेंट भी कह सकते हो, हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर गैस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कोई डेटा नहीं याद करना, कोई वैल्यू नहीं याद करनी। अब पूछ लिया जाता है आगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब अगर सवाल को 5 नंबर का बनाना है तो हेनरीज लॉ क्या है, हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन क्या है और हेनरीज लॉ के लिमिटेशन क्या है, आपको सब याद होना चाहिए। व्हाट इज अ लॉ, उसका मैथमेटिकल फॉर्म, उसका एप्लीकेशन और उसके लिमिटेशंस। चलो पहले एप्लीकेशन देख लो। हेनरीज लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना एज वेल। देखो, to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure। तो ये पहला एप्लीकेशन है कि क्यों कोल्ड ड्रिंक वगैरह को सील करके रखा जाता है, क्योंकि उनको अंडर हाई प्रेशर सील किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि हेनरी बाबा ने कहा था कि जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, टू मिनिमाइज द पेनफुल इफेक्ट अकम्पनिंग द compression of deep scuba divers, oxygen diluted with
लेस सोल्यूबल हीलियम गैस इज यूज्ड एज ब्रीदिंग गैस। देखो ये सवाल ना पूछा भी जा सकता है, और मैंने ये सैंपल पेपर में कराया भी था, याद करो, कि ऑक्सीजन को हीलियम से डाइल्यूट क्यों करते हैं। मैंने सैंपल पेपर में इसका पूरा आंसर आपको लिखवाया था कि स्कूबा डाइवर जब अंदर जाते हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी हो जाती है ब्लड के अंदर। आप जो भी गैस लेके जा रहे हो सिलेंडर में वो ज़्यादा डिसॉल्व होगा ब्लड में, लेकिन जब आप बाहर सरफेस पे आओगे प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा तो अंदर से ऐसे गैस धक्के मारेगी बाहर निकलने के लिए, तो जब बाहर निकलेगी तो बबलिंग होने के चांस है, और बेटा वो बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। नाइट्रोजन की बबलिंग से पेन क्रिएट होता है, तो हमें नाइट्रोजन कम करना होता है, इसलिए हीलियम मिलाते हैं। अगला, इन लंग्स वेयर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एयर विद हाई पार्शियल प्रेशर, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाते हो ना बेटा, जब आप माउंटेन्स में जाते हो तो क्या होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। क्या रीजन है बेटा, पार्शियल प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है माउंटेन्स पे, और उसकी वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, क्योंकि अगर प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड कम हो जाएगी। क्यों ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है, क्यों ऐसा फील होता है कि ऑक्सीजन कम है, क्योंकि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इन द ब्लड कम हो जाएगी। चलिए अगला टॉपिक, लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, गैस और सॉल्वेंट आपस में रिएक्शन नहीं करें। दूसरा, गैस शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन द सोल्यूशन, गैस टूटे ना या जुड़े ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन ना हो। तीसरा, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशंस, ये लॉ बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन पे नहीं लगता है, डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही वैलिड है। अगला टॉपिक बेटा, what is the effect of temperature, what is the effect of temperature on solubility of a gas in a liquid। देखो आपको क्या लगता है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? पहले रिएक्शन समझना, अगर किसी गैस को आप किसी सॉल्वेंट या लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, राइट, आपको एक सोल्यूशन मिलता है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि ये जो प्रोसेस होता है उसमें हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब होता है कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है ना। गैस को जब डिसॉल्व करते हो ना किसी लिक्विड में तो हीट रिलीज होती है, द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ली शैटलियर प्रिंसिपल ने कहा था कि एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैक साइड पे चलने लगेगी, ठीक है, मतलब गैस बाहर निकलने लगेगी। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक को गर्म नहीं किया जाता, ठंडा पिया जाता है। गर्म करोगे सारी गैस उड़ जाएगी। तो होता क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। रीजन समझ में आया क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, जिसमें हम पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन के बाद नाउ कमिंग टू लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या कहता है राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ component is equal to its mole fraction in solution multiplied with partial pressure in pure state। प्योर स्टेट में इसका कितना प्रेशर है, देखो पार्शियल नहीं लगाओ यहाँ पे शब्द, प्योर स्टेट के प्रेशर में पार्शियल क्यों लगाना, पार्शियल तो मिक्सचर के लिए यूज होता है, ठीक है। मान लो एक लिक्विड है, यहाँ पे वेपर लगाओ, वेपर पार्शियल की जगह, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। इस लिक्विड का, ये लिक्विड है ए बेटा, इस लिक्विड का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है PA0। आपने इसको सोल्यूशन में डाला तो सोल्यूशन में जो इसका पार्शियल प्रेशर होगा PA, दैट विल बी इक्वल टू XA PA0। ये है बेटा राउल्ट्स लॉ, ये कहता है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। अब अगर आप लिक्विड B भी लेके चल रहे हो तो यू कैन राइट XB PB0, ठीक है। अगर सोल्यूशन दो ही चीजों से बना है, वेपर प्रेशर अबव सोल्यूशन ऑफ A एंड B,
अगर सोल्यूशन केवल ए और बी से ही बना है तो सोल्यूशन के ऊपर का जो प्रेशर होगा पीएस, पीएस का मतलब सोल्यूशन का प्रेशर, इट शुड बी सम ऑफ ए का प्रेशर एंड बी का प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, तो इट शुड बी इक्वल टू एक्स से पी ए नॉट प्लस एक्स से बी पी बी नॉट। याद आ रहा है, बहुत सवाल किए हमने इस पे, बस यही है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो राउल्ट्स लॉ की डेफिनेशन, राउल्ट्स लॉ का मैथमेटिक्स। आगे चलते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ भी समझा दूं जब राउल्ट्स लॉ की बात हो ही गई है। देखो अगर ग्राफिकली आप याद करो, आपकी कॉपीज में सब में ग्राफ होगा क्योंकि हमने पढ़ा था, मुझे तो याद है, तुम लोगों को भी याद होना चाहिए। तो हुआ ये था एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0। जब आप एक्स से 1 कर देते हो तो इसका मतलब प्योर लिक्विड ए है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो पी ए नॉट होगा, प्योर लिक्विड ए का प्रेशर। इधर हम ले लेंगे एक्स बी 1, एक्स से 0, तो यहाँ प्रेशर होगा पी बी नॉट। बेटा ए का ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, बेटा बी का ग्राफ इस तरह से जाता था, कुछ याद आ रहा है? और अगर आपको दोनों का सम करना है तो दोनों के ऊपर वाले पॉइंट्स को जोड़ दो, दिस विल बी ग्राफ ऑफ पी एस। ठीक है, पी ए पी बी एंड पी एस। सो दिस वॉज राउल्ट्स लॉ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स इन द वेपर फेज। देखो वेपर फेज वाली कॉम्पोजिशन को पहले तो हम वाई ए एंड वाई बी कहते थे। ठीक है, वेपर फेज में जो कॉम्पोजिशन होती है ना उसको निकालते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो वेपर मतलब गैस, गैस मतलब सारे गैस लॉज लग जाएंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ सब लग जाएंगे। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, याद करिए क्लास 11th, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, पहली बात तो लिक्विड पे मत लगाना, केवल गैस का लॉ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन नहीं बेटा, गैस का मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस। टोटल वहां जितनी भी गैसेस हैं उनका जितना भी प्रेशर है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर आपको पार्शियल प्रेशर ए का चाहिए, ए गैस का, तो इट शुड बी गैस स्टेट में मोल फ्रैक्शन, गैस फेज में मोल फ्रैक्शन मतलब वाई ए मल्टीप्लाइड बाय पी एस, क्योंकि सोल्यूशन का टोटल प्रेशर कितना है बेटा, पी एस। तो दिस इज पी ए, तो बेटा यहाँ से वाई ए क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन पी एस। तो ये है तरीका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो बेटा वाई बी क्या आ जाएगा, पी बी अपॉन पी एस, राइट। वाई बी विल बी इक्वल टू पी बी अपॉन पी एस। नोट करिए जरा इसको, सब लोग जल्दी से नोट कर लो इसको। डन, गर्मी बहुत ज्यादा है दिल्ली में। आगे चलते हैं। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। देखिए आइडियल सॉल्यूशन क्या है बेटा, लिक्विड सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं पहले ये देखते हैं। आइडियल सॉल्यूशन वो है बेटा विच ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन से लेके ज्यादा कंसंट्रेशन तक जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे वो है आइडियल। और बेटा नॉन आइडियल कौन हो जाएगा फिर, विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। क्लियर है? अब इनके बाकी डिफरेंसेस क्या है, ध्यान से देखना। बाकी डिफरेंसेस क्या है बेटा, सबसे पहले तो यही है कि भाई आइडियल सोल्यूशन जो होगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, नॉन आइडियल जो होगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। आगे क्या है बेटा, जब आप आइडियल सोल्यूशन बनाते हो तो जो कोई भी हीट नहीं निकलती, डेल्टा एच की वैल्यू बच्चे 0 होती है। नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, कोई हीट नहीं निकलती आइडियल सोल्यूशन को बनाने में, ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है। नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाने में हीट इज एब्जॉर्ब्ड और रिलीज, डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0।
डेल्टा एच इज नॉट इक्वल टू 0, या तो हीट निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी। बेटा जब आप आइडियल सोल्यूशन बनाते हो तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज 0, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं होता। द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड मिक्स टू फॉर्म द सोल्यूशन। ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो प्योर लिक्विड के वॉल्यूम का सम होगा। लेकिन जब आप नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाते हो तो डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। सो द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड। ठीक है, सम इज नॉट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द प्योर लिक्विड, मतलब या तो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा या थोड़ा सा एक्सपेंशन हो जाएगा। फिर क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ आइडियल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड। बेटा आइडियल सोल्यूशन के कॉम्पोनेंट्स को आप सेपरेट कर सकते हो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। हाँ, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशन जो है उसके कॉम्पोनेंट्स को आप कैन नॉट बी सेपरेटेड इन प्योर फॉर्म बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं बताती हूँ आपको। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पढ़ाते टाइम बताया था, याद करके बताओ जल्दी से कौन सा, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AA, BB एंड AB forces must be similar, must be of similar nature in ideal solution। आइडियल सोल्यूशन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नेचर ऑफ फोर्सेस हैं, वो सिमिलर होना चाहिए AA के बीच में, BB के बीच में और AB के बीच में। नॉन आइडियल में बेटा AA, BB एंड AB फोर्सेस आर नॉट आइडेंटिकल। ये फोर्सेस बेटा आइडेंटिकल नहीं होती। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिए। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल। आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। बेटा नॉन आइडियल इज, पीछे मैं बताती हूँ आपको कि जो नॉन आइडियल है ना वो दो में डिवाइडेड है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव में क्या होता है कि जो फोर्सेस है ना AB फोर्सेस आर वीकर। बेटा AB फोर्सेस आर वीकर, और नेगेटिव में क्या हो जाता है कि AB फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर। बेटा AB वाली फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं नेगेटिव में, AB फोर्सेस वीकर रह जाती हैं पॉजिटिव में। तो क्या डिफरेंस है पॉजिटिव और नेगेटिव में? एक जल्दी से एक लाइन खींच लो, एक तरफ लिख लेना पॉजिटिव डेविएशन, दूसरी तरफ लिख लेना नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में सबसे पहले तो मैंने बता दिया आपको कि AB फोर्सेस कैसी हैं, वीकर, और यहाँ पे जो AB फोर्सेस डेवलप होंगी दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। अगर बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी ना, अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी ना, तो ध्यान रखना कि जो PS है, वेपर प्रेशर, विल बी लेस देन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होंगी ना तो वॉल्यूम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। खुद ही सोचो कि अगर मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डेल्टा वी मिक्स विल बी लेस देन 0। बेटा जब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस डेवलप होती है तो हीट इवॉल्व होती है, रिलीज होती है, हीट इज रिलीज्ड। अगर हीट रिलीज होती है तो बेटा डेल्टा H मिक्स भी लेस देन 0 है। तो ये तो हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव वाला इसका उल्टा है, सॉरी ये हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव वाला इसका उल्टा है। बेटा अगर वीकर फोर्सेस हैं तो सोल्यूशन के ऊपर का प्रेशर विल बी ग्रेटर देन XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। वॉल्यूम का बेटा एक्सपेंशन होगा, तो आप लिख सकते हो कि डेल्टा वी मिक्स
ग्रेटर देन 0, बेटा हीट एब्जॉर्ब होगी, सब कुछ उल्टा कर देना, हीट एब्जॉर्ब होगी तो डेल्टा H मेक्स भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। लेकिन आप लोग को याद है मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, दोनों के लिए ही मैंने बताया था कि डेल्टा G मिक्स लेस देन 0 और एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 दोनों में ही आएगा, फॉर बोथ, ठीक है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बीच में लिख दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन के, बेटा याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज दी, मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया 1 नंबर का कि विच इज दी एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं बेटा ये पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन के, तो बच्चे आपको याद होना चाहिए कि दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली वी आर हियर, सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी शॉर्ट में, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, पहली बात ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगती है, कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट आपका नॉन वॉलेटाइल होना चाहिए, मतलब उड़ना नहीं चाहिए, नॉन वॉलेटाइल, विच डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल, केवल नंबर पे डिपेंड करती है, किस पे, नंबर पर डिपेंड कर रही है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सोल्यूट। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखेंगे RLVP, RLVP, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखोगे वो हमेशा ज़्यादा होगा, सोल्यूशन में देखोगे कम होगा, ठीक है। अगर आप प्योर पानी का वेपर प्रेशर देखोगे ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें सॉल्ट मिला दोगे कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर की क्या होती है, लोअरिंग बेटा, डिक्रीज होता है। इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हैं, द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्यूट्स। Relative lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। सीधा सा लॉ है कि मान लो ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है P0, सॉल्यूशन में उसका वेपर प्रेशर है PS, तो रिलेटिव का मतलब है प्योर के रेस्पेक्ट में, P0 माइनस PS इज लोअरिंग, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज रिलेटिव लोअरिंग। सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में लोअरिंग को रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं बेटा, एंड दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब XB। तो ये आपका राउल्ट्स RLVP का मैथमेटिकल फॉर्म है, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू XB। बेटा XB को थोड़ा सा सॉल्व करके लिखोगे तो आप लिखोगे NB अपॉन Na प्लस NB। अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है, अगर सोल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू NB अपॉन Na, ठीक है। तो ये है अपना रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का एक्सप्रेशन, या तो ये वाला यूज कर लो या पीछे वाला यूज कर लो XB, दोनों से आपके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे जो हम कल की क्लास में करने भी वाले हैं। नेक्स्ट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली बढ़ेगा, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अगर वेपर प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट शुड इंक्रीज, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब इंक्रीज। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट। अगर आप पानी, प्योर पानी को बॉईल करोगे 100 डिग्री पे हो जाएगा, पानी में नमक डाल के बॉईल करोगे ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, मोर देन 100 पे डेफिनेटली, ठीक है। एक्सपेरिमेंट हैव शोन
दैट फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को बेटा हम डेल्टा टीबी से लिखेंगे, डेल्टा टीबी से लिखेंगे। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन, मोलल मतलब मोलैलिटी, तो बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, कांस्टेंट लगाओगे केबी, याद आ गया फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। क्या कहते थे केबी को? एबिलियो, वेरी गुड, स्कोपिक कांस्टेंट, या फिर मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। या तो आप बोलोगे मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक। मान लो 2 नंबर में सवाल आया, पहले तो आपसे मैथमेटिक्स पूछ ली, अब आपसे पूछा कि केबी की यूनिट बता दो, तो बता दोगे? केबी की यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ केबी बता दो। मान लो सवाल आ गया कि यूनिट ऑफ केबी बताओ, क्या करना है हमें फॉर्मूला लगाना है जस्ट, केबी इंटू मोलैलिटी। तो केबी क्या हो जाएगा? डेल्टा टीबी अपॉन मोलैलिटी। बेटा डेल्टा टीबी टेम्परेचर का चेंज या तो डिग्री सेल्सियस में होगा, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, या केल्विन में होगा। भाई टेम्परेचर या तो डिग्री सेल्सियस में होगा या केल्विन में होगा, और नीचे क्या आ जाएगा? मोल पर केजी। तो आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस मोल इनवर्स केजी, यहाँ लिख सकते हो केल्विन मोल इनवर्स केजी, ठीक है, केजी तो ऊपर आ जाएगा, राइट। तो बेटा ये है अपने पास केबी की यूनिट, अगर पूछ लें तो 1-2 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब है डिक्रीज। जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट का क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्यों? द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर of a solution causes the lowering of freezing point compared to that of the pure solvent। क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम होता है इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, राइट। हाँ जी, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट के लोअरिंग को हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा टीएफ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, सिमिलर टू डेल्टा टीबी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा के एफ इंटू मोलैलिटी। अगर कोई आपसे के एफ की यूनिट पूछता है, सेम यूनिट आएगी जो केबी की आई थी। के एफ को बेटा हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये डेफिनेशन आप लोग याद करते हो, आधी अधूरी याद करते हो, मुझे पता है, ऐसे ही करते हो ना। तो आपको क्या करना है? हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, पूरी डेफिनेशन मैंने जानबूझ के यहाँ पे इतनी लिखी थी, ठीक है, इसको करेक्ट करना है, पूरी करना है। तो ऑस्मोसिस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, बेटा किसकी हाई कंसंट्रेशन? सॉल्वेंट, टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा वहीं से तो मूव करेगा, तो जहां सॉल्वेंट ज्यादा है वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ मूव करेगा थ्रू अ एसपीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं? इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सोल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। अगर आपको ऑस्मोसिस रोकना है तो आपको सोल्यूशन पे एक प्रेशर लगाना पड़ता है, वो प्रेशर बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी कहलाता है। दैट इज टू स्टॉप द पैसेज ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम, मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को रोक दो। देखो ऐसे होता है, ये आपने एसपीएम लगाया, ये है सॉल्वेंट प्योर, ये है सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का नेट फ्लो इधर हो रहा होगा। अगर आप इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हो तो यहाँ पे प्रेशर लगाओ,
यहाँ पे आप ओपी लगाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको इधर आने से रोक लेगा, स्टॉप कर लेगा। अगर आपने प्रेशर ज्यादा लगा दिया तो बेटा उल्टा चलने लगेगा, ठीक है, फ्लो उल्टा हो जाएगा। अभी तो खैर रोकना है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी, बेटा मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलैरिटी और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मोलैरिटी और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लिखूं ओपी और इसको डिनोट करते हैं पाई से, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी, दिस इज अगेन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो पाई इज इक्वल टू एम आर टी। या फिर कुछ लोग इसको सी भी लिखते हैं, तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। अब C तो समझ आ गया, मोलैरिटी है, T भी समझ में आ गया, कंसंट्रेशन है। R कहाँ से आ गया भाई, व्हाट इज दिस R? ये R क्या है? R नहीं, R क्या है? सबको पता है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वैल्यू बताऊं क्या? निकम्मे लोगों, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। वैल्यू तुम लोग बताओ, व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू यहाँ पे आप रखोगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन में 1/12 भी कर सकते हो। ये वाली वैल्यू रखोगे 0.0821। बेटा जूल्स वाली वैल्यू यहाँ मत रखो, ये रखो लीटर ATM वाली, ठीक है। तो ये ओपी भी हो गया, लग रहा है चैप्टर खत्म हो गया। रिवर्स ऑस्मोसिस और देख लेते हैं। अगर वो जो आप प्रेशर लगा रहे थे, कहाँ लगा रहे थे? यहाँ लगा रहे थे। अगर ये प्रेशर बहुत हाई हो, अगर ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई लग जाए तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के फ्लो को पलट देंगे, मतलब अब मॉलिक्यूल्स इधर से इधर भागने लगेंगे, ठीक है। इसे ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। सो व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? इफ अ प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied on the concentrated solution side, the solvent starts to flow from concentrated solution to dilute solution, ठीक है। This is reverse osmosis. इसका एक मेजर एप्लीकेशन क्या है? One of its chief application is desalination of sea water to get the pure drinking water. RO घर में सबके लगा है, उस RO का फुल फॉर्म क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो साफ पानी पीने के लिए, साफ पानी बनाने में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। तो सॉल्यूशन हमने बना लिया, पढ़ लिया, पी लिया और ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे इसके बाद। अरे नहीं, अच्छा एक लास्ट टॉपिक और है, वो भी देख ही लो, इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो क्या है बेटा इम्पॉर्टेंट टॉपिक? एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस। कभी कभी क्या होता है ना, देखो ये जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, इन सब का यूज किया जाता है मोलर मास निकालने के लिए सॉल्यूट का। समटाइम्स मोलर मास इज कैलकुलेटेड यूजिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम एबनॉर्मली हायर और लोअर देन दी थ्योरेटिकल मोलर मासेस। जो मोलर मास एक्चुअल में होना चाहिए था उससे एबनॉर्मली हायर या लोअर हो जाता है मोलर मास, तो इस केस में हम क्या कहते हैं? ये डिसोसिएशन या एसोसिएशन के केस में होता है कि या तो सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है पानी में जाने के बाद या सॉल्वेंट में जाने के बाद। तो बेटा आई एक वेंट ऑफ फैक्टर है, ठीक है। आई वो वेंट ऑफ फैक्टर हमें यूज करना है फॉर द एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। और आई कैसे निकलता है? आई निकलता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, ठीक है। या फिर आई का फॉर्मूला है नॉर्मल मोलर मास, जितना आपका नॉर्मली मोलर मास होना चाहिए, डिवाइड बाय जो लैब में आपको एबनॉर्मल मोलर मास मिल गया, जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से एबनॉर्मल मोलर मास निकाल लिया वो। अच्छा मैथमेटिक्स याद है इसकी कि आई का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ रहा था बेटा? डिसोसिएशन के लिए अगर अल्फा की वैल्यू 100% है तो आई इज इक्वल टू एन,
अगर अल्फा 100% नहीं है तो I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा। आया याद बेटा? एसोसिएशन के लिए आपको n की जगह पर 1/n कर देना है, 1/n-1 अल्फा। तो ये डिसोसिएशन एसोसिएशन फॉर्मूले याद रखिए, कल सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द